हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आई होप कि आप लोग भी सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग्स और सुंदर उत्तराखंडी में। तो मैं आपको बताने जा रहा था एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मेरी इससे पहले वाली पार्ट में आधी रह चुकी थी। तो मैंने बोला था इसका नेक्स्ट एंडिंग में नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तो उसको मैं आज एंड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आप इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। 1980 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रोहिणी मिसाइल को सफलतापूर्वक उसको लॉन्च कर दिया था। काफ़ी लंबे समय बाद इस मिसाइल को सफलता एक मिली। और तब जब इस मिसाइल को सफल होने के बाद तब देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को फ़ोन लगाया कि वो, क्योंकि इसरो में थे तब, तो इसरो साउथ बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो तब वो एपीजे अब्दुल कलाम जी साउथ में ये साउथ बेंगलोर में थे। तो वहाँ से उनको दिल्ली मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुलाया गया था। तब सारे मंत्री, पक्ष विपक्ष सारे मंत्री वहाँ पे थे। तो इनको दिल्ली आना पड़ा। जैसे इंदिरा गांधी जी का फ़ोन इनको गया तो इन्होंने तुरंत सतीश धवन जी को कॉल किया कि साहब, क्योंकि वो इनके हेड थे। और मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि सारा जब इनका मिसाइल फेल हुआ 10 साल का परीक्षण करने के बाद, सतीश धवन जी ने सारा जो कमियां थी वो अपने पर ले लिया था। तो सीधे इन्होंने फ़ोन किया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, मेरे को दिल्ली से कॉल आई है, हमें दिल्ली जाना होगा। तो वो दिल्ली आए। उसके बाद बोला साहब, उन्होंने बोला, तब एपीजे अब्दुल कलाम इतने वो नहीं थे कि सांस हो और इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे, और एक साधारण परिवार से थे। तो उनके पास तब पता है आपको कि उनके पास कपड़े भी तक नहीं थे, और पैरों में एक चप्पल पहन के तब वो दिल्ली में गए थे। तब उन्होंने बोला ऐसी बात उनको, सतीश धवन जी को उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो बोला, सतीश धवन जी ने कहा कि बोला तुम्हें कपड़ों की क्या ज़रूरत है, तुमने सफलता का एक सूट अपने शरीर में पहना हुआ है। तो बोला ठीक है सर। वो सब लोग चले गए। तब आए दिल्ली में सब पक्ष विपक्ष सभी नेता वहाँ थे। तो बोला 1981 में इन्हें भारत पद्म भूषण से नवाजा गया था। और फिर इन्हें 1982 में भारत सरकार इन्हें कहती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, कि तुम्हें अब इसरो में नहीं बल्कि अब DRDO जैसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी सख्त ज़रूरत है। और इन्होंने आने के बाद DRDO 1982 में DRDO ज्वाइन करने के बाद इन्हें वहाँ DRDO के हेड लीडर बनाए गए थे। और जब ये जैसे इन्होंने DRDO ज्वाइन किया तो इन्होंने 2 मिसाइलों पर काम करना शुरू किया। और एक तो इनका जो बचपन से सपना था, अग्नि मिसाइल इनका सपना था, और उस पर इन्होंने ज़ोरों शोरों से रिसर्च करना शुरू किया और उस मिसाइल पे काम करना शुरू किया। और एक पृथ्वी मिसाइल, इस पे काम करना शुरू किया। और इनका सपना था कि एक ऐसे भी भारत में हमारे खुद की मिसाइल हों, अगर कभी किसी कंट्रियों के साथ युद्ध होते हैं तो हमारे खुद की मिसाइल, अपने देश की मिसाइल उन पे दागे जाए, और अधिक छोटी रेंज से लेकर बड़े रेंज तक इसी भारत में बनने चाहिए। तो इन्होंने सोचा और उन पर काम करना शुरू किया। तो पृथ्वी मिसाइल को तो इन्होंने सफल कर दिया था। फर्स्ट परीक्षण में पृथ्वी मिसाइल सफल हो गई थी। लेकिन उसके बाद पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च करने के बाद अग्नि मिसाइल पे काम शुरू किया। अग्नि मिसाइल फर्स्ट चरण में लॉन्च नहीं हो पाई थी। फिर सेकंड जब प्रयास किए गए थे सेकंड, तो उसमें भी विफल रह गया था, कोई टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण लॉन्च नहीं कर पाए थे। उसके बाद जब दो बार
विफल रहा परीक्षण तो देश में, अखबारों में और मीडिया में आहा तफरीह मच गई थी कि दो बार जो इनका सपना है वो वही मिसाइल फेल हो चुकी है। अब क्या होगा? कई सवालें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे उठने लग गए थे उस टाइम पे भी। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी थी और तब उन्होंने डेडिकेट और अपना एक दृढ़ संकल्प लेकर फिर तीसरी बार उन्होंने अग्नि मिसाइल पर काम किया और फाइनली उन्होंने तीसरी बार जब कोशिश की तो तीसरी बार उन्होंने सफलतापूर्वक उस मिसाइल को लॉन्च कर दिया। तब भारत सरकार और पूरे देश विदेशों में उनकी आहा मच गई थी कि यार भारत जैसे देश में इतने ऐसी मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं, बन गई हैं। तो अदर कंट्रियों ने भारत में जब जो सामान होता है मिसाइलों को बनाने के लिए तो उस पर रोक लगा दी गई थी ताकि भारत जैसे कंट्री में ये मिसाइलें नहीं बननी चाहिए। और कई सवाल उठ गए थे तो उन्होंने फाइनली 82 से लेकर और 98 तक इस 2 मिसाइलों पर काम किया था। और उससे पहले इनको 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था। जो हमारे भारत के 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजे गए हैं। फर्स्ट तो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकंड हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया है। तीसरे हमारे हैं जो मिसाइल मैन के नाम से भी हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। उसके बाद इन्होंने इनका 91 में रिटायरमेंट का टाइम आता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाहते हैं कि मैं अब अपना जीवन 60 साल अपने देश के लिए और काफ़ी मेहनत की इन्होंने तो 60 साल दे दिए थे। अब इनका रिटायरमेंट का टाइम था, 91 में रिटायर लेना चाहते थे लेकिन भारत सरकार इन्हें फिर कहती है कि आपको भारत में वैज्ञानिक सलाहकार की आपकी एक सख्त ज़रूरत है और क्योंकि आपने काफ़ी इस पर काम किया है तो आपको भारत सरकार में रहकर और वैज्ञानिकों को लीड करना होगा और जहाँ जहाँ पर भी रिसर्च का काम होगा तो आपकी सलाह अवश्य ली जाएगी। तो इन्होंने रिसर्च में सचिव के पद पर भी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और उसके 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कॉल करते हैं कि उस टाइम पे देश में राष्ट्रपति पद खाली था। तो उनको कॉल करके कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी आपको हम राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त करना चाहते हैं कि आप सहमत हैं तो हमें बता दीजिए। तो उन्होंने उस टाइम पे जवाब दिया मैं ये राजनीति में तो आना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें बताऊँगा। तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनको जवाब था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी आप अगर जवाब अभी मत दो, भले कल दो, लेकिन जवाब आपका हाँ में आना चाहिए। तो उन्होंने फाइनली उनको सभी ने उनको वोट किया कि जितने भी वहाँ पर मंत्री थे सभी ने वोट किया और वो फाइनली नियुक्त हो गए थे राष्ट्रपति पद के लिए। तो 2002 से 2007 तक उनको राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने का मौका भी मिला। और उस टाइम पे और मैं बताना चाहूँगा तो वो इतना अपने पद के लिए इतना यहाँ पर राजनीति जैसे क्षेत्र में उन्होंने भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं अभी की और उस टाइम पे की अगर बात करूं अभी और जो भी मंत्री हैं जो भी वो हैं और उनकी और इसमें अगर कैलकुलेशन करूं तो धरती आसमान का अंतर है। तो अभी तो पुश्तून ही अपना कमा लेते हैं जो भी मंत्री हैं जो भी हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने इतना भले उनका व्यवहार नहीं था और उन्होंने एक रुपया कहते हैं वो मिसयूज़ नहीं करते थे सरकारी पैसे का। और तो उन्होंने काफ़ी अच्छा देश के लिए किया। उसके बाद वो 2007 के बाद
2007 में राष्ट्रपति पद से वो सेवानिवृत्त हो गए थे और 2007 से 2015 उनकी डेथ होने तक 2015 तक उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल और राइटिंग्स पे काम की और विंग्स ऑफ फायर उनकी एक प्रसिद्ध बुक्स है और जिसमें आप काफ़ी अच्छे उनके थॉट्स हैं और उसमें काफ़ी अच्छा काम किया और एक मोटिवेशनल तौर पर कई वीडियोस हैं आप देखते होंगे उनके। तो कुल मिला के अब इस कहानी का कंक्लूजन निकलता है और निष्कर्ष मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें यह भी कहते हैं कि अगर कोई एक मिडिल परिवार का यानी गरीब परिवार का लड़का या बच्चे जो भी हैं कि अगर एक बार मेरी लाइफ स्टोरी और मेरे स्ट्रगल और मेरी कहानियों को अगर जानने की कोशिश करेगा और तो वो जीवन में अवश्य सफल होगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का मुझे यही निचोड़ जो कहते हैं कंक्लूजन जो लगा पढ़ के उनकी लाइफ स्टोरी को जान के ये लगा कि हमें कभी भी पहाड़ में अगर चढ़ना है तो जब तक हम सीढ़ियाँ चढ़कर उस पहाड़ पर नहीं पहुँचते तो हमें उस सफ़र का पता नहीं चलता है, यानी उन चुनौतियों का पता नहीं चलता है। तो दोस्तों मैं इस स्टोरी से आपको भी बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी अपनी मेहनत और अपने ड्रीम अपने सपने पर कभी भी भरोसा रखना चाहिए और कभी निराश होकर हमें अपने सपनों को आधा अधूरा ही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उस पर काफ़ी डेडिकेट हो गए और काफ़ी मेहनत करके। तो दोस्तों जितना मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ स्ट्रगल से लेकर उनका सफल परीक्षण जहाँ तक था उनका पूरा जीवन पढ़ा तो मुझे यही लगा कि जब तक हम अगर किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो सीढ़ियाँ चढ़कर अगर उस पहाड़ मंजिल तक ना पहुँचें तो हमें उन चुनौतियों का पता नहीं चलता है और सफ़र का पता नहीं रहता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हम मतलब कुल मिला के है कि दर्द का हमें एहसास नहीं होता है। तो हमें कभी भी अपने सपने के प्रति कभी निराश नहीं होना है। एक बार फेल होना, 2 बार फेल होना, 3 बार फेल होना तो ये हमारे लिए एक सबक होता है और हमें इसमें कमियां नज़र आते हैं तो हमें बार बार मेहनत करके अपने मंजिल तक पहुंचना चाहिए और कभी भी निराश होकर अपने मंजिल से दूर नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहीं पे एंड करूंगा। तो आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मुझे आगे किस टॉपिक पे किस कहानियों पे वीडियो बनानी चाहिए वो भी अवश्य बताएं। तो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट नीचे करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए स्ट्रगल वीडियोस पे। थैंक यू सो मच।